नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी एलाइड के लिए पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। देखिए पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है, कौन सा वेद मायावी नुस्खे से संबंधित है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो मायावी नुस्खे से संबंधित है या जादू टोनों से संबंधित है, तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वो ऐसा वेद है जो जादू टोनों से संबंधित। अगर मैं बात करता हूँ वेदों की, तो वेदों की जो संख्या है वो 4 है। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, फिर है यजुर्वेद, फिर है सामवेद और सबसे नया जो सबसे नवीनतम जो वेद है वो है अर्थवेद। अर्थवेद जो है वो जादू टोनों से संबंधित है और इसको सबसे नवीनतम वेद भी कहा जाता है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेदों का अर्थ क्या होता है। वेदों का अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। अगर मैं बात करता हूँ वेदों से, तो वेदों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ऋग्वेद से। क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है, तो ऋग्वेद में जो है वो कुल 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ है। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ऋग्वेद का तीसरा मंडल है इसमें किसकी बात की गई है, तो ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र की बात की गई है। क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है एलाइड परीक्षाओं में कि ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है, तो ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है आयुर्वेद। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ सामवेद की, सामवेद का जो संबंध है वो भारतीय संगीत के साथ है, या संगीत से संबंधित जो वेद है वो है सामवेद। संगीत के जो 7 स्वर है वो भी हमने सामवेद से ही लिए हैं, यह आपने याद रखना है। युद्धों और यज्ञ आदि से जो संबंधित वेद है उसका नाम है यजुर्वेद। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन उपनिषद के बारे में भी एक बार आया था एलाइड में, तो उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, एलाइड परीक्षा में ये पहले आ चुका है। तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है समीप बैठना, या फिर इसको हम कहेंगे ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। याद रखना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना, ये उपनिषद का अर्थ हो सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ यहाँ से कि किस मौर्य शासक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध खेला था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसने 261 BC में जो है वो कलिंग की वॉर लड़ी थी, तो इनका नाम था अशोक। अशोक ने जो है वो कलिंग का युद्ध लड़ा था 261 ईसा पूर्व में। अशोक किस वंश से आता है, तो अशोक जो है वो मौर्य वंश से आता है। बाद में क्या है कि, और याद रखना अशोक के कुछ शिलालेख है, और शिलालेख नंबर 1 जो इनका है, पहले शिलालेख में जो है इसमें पशु बलि की निंदा की बात की गई है। अशोक ने बाद में चल के बौद्ध धर्म अपनाया था, और बौद्ध धर्म जो इन्होंने अपनाया था वो मोगली पुत्तिस के प्रभाव में आकर जो है इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने अपने अनेक उपासक भेजे थे, जैसे हिमालय की ओर इन्होंने मजीम को भेजा था, और श्रीलंका की ओर इन्होंने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। इस प्रकार अगर मैं बात करता हूँ अशोक के राज्य अभिषेक की, तो इनका राज्य अभिषेक होता है 269 BC में, 261 में कलिंग का युद्ध लड़ते हैं, और इनकी मृत्यु भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। इनकी मृत्यु होती है 232 BC में। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, किस दिल्ली सुल्तान ने 1294 में देवगिरी पे आक्रमण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा वो आएगा जलालुद्दीन खिलजी। अगर मैं बात करता हूँ जलालुद्दीन खिलजी की, तो इन्होंने ये दिल्ली के ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने 1294 में देवगिरी पे आक्रमण किया था। देखिए अगर बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की, तो इनके द्वारा जो है वो खिलजी वंश की स्थापना भी की गई थी, और इन्होंने ही देवगिरी पे भी आक्रमण किया था 1294 में। जब भी हम खिलजी वंश की बात करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी की भी बात करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके बचपन का नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था गुरशास्प, और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अमीर खुसरो के, याद रखना अमीर खुसरो के क्या थे भैया, समकालीन। याद रखना अमीर खुसरो के समकालीन जो है खिलजी वंश के कौन से राजा थे, तो इनका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जिनका बचपन का नाम था गुरशास्प। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति होते थे, ये भी बहुत ही फेमस थे। एलाइड की परीक्षाओं में आपसे बहुत ही डीपली पूछा जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो, इनके सेनापति का नाम था मलिक काफूर, जिनको 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता था। उसी प्रकार यहाँ पे तुगलक वंश के भी एक राजा दिए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। अगर मैं तुगलक वंश की बात करता हूँ तो तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक जी के द्वारा की गई थी। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, निकिटन था। देखिए निकिटन एक रशियन व्यापारी था, ये आपको मैं बताना चाहूँगा। निकिटन तो एक रशियन व्यापारी था, लेकिन और भी बहुत सारे ट्रेवलर थे जो भारत आए थे, जैसे विलियम हॉपकिंस जो है वो जहांगीर के दरबार में भारत आए थे, और ये भारत आने वाले पहले अंग्रेजी थे विलियम हॉपकिंस। ये भी आपको याद होना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से ये आए थे, पहले अधिकारी थे जो भारत आए थे, विलियम हॉपकिंस जी।
और फयान भी एक ट्रैवलर था जो कि एक चीनी यात्री था जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। उसी प्रकार वर्नियर भी भारत आया था। वेनसांग एक चीनी यात्री था। इब्न बतूता भी एक ट्रैवलर था जो कि मोरक्को से था। मार्को पोलो एक यूरोपियन यात्री था। और थॉमस रोथ के नाम से एक ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सदस्य थे, ये भी जो है भारत आए थे। अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी के शासन प्रबंध को कहा जाता था, जो शिवाजी का जो शासन प्रबंध था उसको जो है वो अष्ट प्रधान कहा जाता था। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो शिवाजी का शासन प्रबंध था इसको अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी के कार्यकाल के दौरान जो है वो 8 प्रधान होते थे और इन 8 प्रधानों में कौन कौन आता था ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए 8 लोग होते थे। सबसे पहले पेशवा होता था, फिर अमात्य, तीसरे नंबर पे वाक्य नवीस होते थे, चौथे नंबर पे सूरनीस होते थे और सूरनवीस होते थे, पाँचवें नंबर पे दवीर, छठे नंबर पे सरे नौवत आता था, सातवें नंबर पे पंडित राव आता था और 8वें नंबर पे न्यायाधीश आता था। पेशवा जो है वो एक टाइप का प्रधानमंत्री होता था। दूसरे नंबर पे मैंने अमात्य बोला, अमात्य एक टाइप से वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर होता था। वाक्य नवीस जो है वो मंत्री होता था और सूरनवीस जो है वो जो पत्र को दरबार में पढ़ता था वो सूरनवीस होता था। दवीर जो होता था, दबीर, 5वें नंबर पे दबीर बोला, दबीर था विदेश मंत्री। उस प्रकार सरे नौबत जो होता था ये सेनापति होता था और पंडित राव होता था ये अनुदान करता था। और न्यायाधीश जो है वो जो न्यायाधीश तो आपको शब्द से ही पता चल रहा होगा, तो एक शिवाजी के जो न्यायाधीश होते थे जो यहाँ पे जजेस का कार्य करते थे। शिवाजी ने एक पुरंदर की संधि की थी और ये पुरंदर की संधि जो है ये 1665 में की गई थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है सभी परीक्षाओं की कि पुरंदर की संधि कब हुई थी, तो ये हुई थी कब, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, 1665 में शिवाजी के द्वारा की गई थी पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्य अभिषेक जो होता है वो 1674 में होता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चोरा चोरी की घटना के समय भारत का वॉयसरॉय कौन था? जब चोरा चोरी की घटना भारत में हुई थी 1922 में, तो भारत के जो वॉयसरॉय थे इनका नाम था लॉर्ड रेडिंग। देखिए लॉर्ड रेडिंग उस समय भारत के वॉयसरॉय होते थे। चोरा चोरी की घटना की अगर मैं बात करता हूँ, ये जो एग्जैक्टली रूप से हुई थी ये 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को जो है एक घटना होती है जिसको बोलते हैं चोरा चोरी की घटना। क्या हुआ था कि जो गुस्साई भीड़ थी इसने पुलिस थाने में आग लगा दी थी और 22 पुलिस जवान जो है उनको जिंदा जला दिया गया था। लॉर्ड रेडिंग उस समय जो है वो क्या थे, लॉर्ड रेडिंग का उस समय कार्यकाल था जब चोरा चोरी की घटना हुई है। लॉर्ड रेडिंग का कार्यकाल 1922 से 1926 तक था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ अगर लॉर्ड रेडिंग की, तो लॉर्ड रेडिंग भारत के पहले वॉयसरॉय थे, पहले यहूदी वॉयसरॉय जो भारत आए थे। याद रखना, पहले भारत आने वाले पहले यहूदी वॉयसरॉय कौन थे? लॉर्ड रेडिंग थे। ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कार्यकाल 22 से 26 था इनका। इसके बाद और भी बहुत सारे वॉयसरॉय आए, जैसे कि इसके बाद लॉर्ड रेडिंग के बाद 1926 से 31 तक आता है लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल के समय क्या क्या हुआ था? एक तो भारत साइमन कमीशन भारत आया था, गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था लॉर्ड इरविन के समय, और पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में वो भी इरविन के समय ही हुआ था। लॉर्ड विलिंगटन इसके बाद वॉयसरॉय आए थे और लॉर्ड विलिंगटन का जो कार्यकाल था वो 1931 से 1936 तक था। ये भी आपने याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। इसके बाद आए थे लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल, वो पहले आ गए थे, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। 1856 से 1862 के बीच लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। 1857 की जो क्रांति हुई थी ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है और आप सभी को ये सारे क्वेश्चन जो है याद करने पड़ेंगे, तभी आप एलाइड के पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? अगर मैं बात करता हूँ अल हिलाल समाचार पत्र की, अल हिलाल न्यूज़पेपर की, तो इसको जो स्टार्टेड किया था ये क्या था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल न्यूज़पेपर को स्टार्ट किया गया था। ये उर्दू भाषा में लिखा गया था और एक वीकली न्यूज़पेपर था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया है। महात्मा गांधी के भी कुछ न्यूज़पेपर थे, समाचार पत्र जिनका इन्होंने प्रकाशन किया, जैसे यंग इंडिया, नवजीवन और इंडियन ओपिनियन और हरिजन। याद रखना, हरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरिजन हो गया, इंडियन ओपिनियन हो गया, नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया। ये सारे समाचार पत्र का जो प्रकाशन किया वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था।
मोहम्मद अली, पूरा नाम नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा एक कॉमरेड वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर निकाला गया था। याद रखना, कॉमरेड एक जो न्यूज़पेपर था जो कि वीकली न्यूज़पेपर होता था, साप्ताहिक होता था, वो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा निकाला गया था, जिन्होंने अलग पाकिस्तान की भी मांग की थी। सर सैयद अहमद खान, तो सर सैयद अहमद खान के द्वारा भी एक निकाला गया था एक न्यूज़पेपर, तो इनका नाम था तंजीन उल अखबार। तो तंजीन उल अखबार जो है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये न्यूज़पेपर निकाला गया। लेकिन इतना ही नहीं, जैसे अखबार इसके अलावा और भी थे, और भी कुछ समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ है, जैसे मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार का जो थे वो थे राजा राम मोहन राय। या देखिए, राजा राम मोहन राय के द्वारा मिरात उल अखबार लाया गया था, समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया था। रातबुक्त न्यूज़पेपर, तो याद रखना, रातबुक्त न्यूज़पेपर जो लाया था ये भी किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा ही। इंडियन मिरर जो है ये NN सेन के द्वारा, नरेंद्र नाथ सेन के द्वारा इंडियन मिरर और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा एक न्यूज़पेपर का प्रकाशन किया जाता है, NN सेन और रविंद्रनाथ टैगोर। ये एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक ने भी चलाए थे केसरी और दूसरा मराठा। केसरी और मराठा जो है वो 1881 के आसपास इन्होंने ये लॉन्च किए थे, और ये केसरी और मराठा दोनों जो है वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है लॉन्च किए गए थे समाचार पत्र। बिपिन चंद्र पॉल की अगर मैं बात करता हूँ तो ये इनके द्वारा एक परिदर्शक जो है न्यूज़पेपर लाया गया था। सर सैयद अहमद खान के द्वारा तंजीन उल अखबार बता दिया है। मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी, मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा लीडर एक न्यूज़पेपर लाया गया था। मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा एक इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर लाया गया था। तो सारे न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, सभी परीक्षाओं के लिए ये महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद नारा सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? स्लोगन ऑफ इनकलाब जिंदाबाद, तो स्लोगन दिया है इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है ये दिया गया था भगत सिंह के द्वारा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ इसको जो इंस्टेट किया वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था हसरत मोहानी के द्वारा इसको जो इनिशिएट किया था। और अगर मैं कुछ बेसिक स्लोगन्स की बात करता हूँ, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद, ये जो किया था ये सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिए थे। उसी प्रकार करो या मरो, भारत छोड़ो, हे राम, ये दिए थे महात्मा गांधी ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। और साइमन कमीशन गो बैक के नारे जो लगाए थे ये लाला लाजपत राय जी के द्वारा लगाए गए थे। तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। सभी क्वेश्चन जो है वो परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चन है, और अच्छे से आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने हैं। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, ये दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ से बात करते हैं। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? तो पिछड़े वर्गों का उत्थान करना जो मुख्य कार्यक्रम था ये था सत्यशोधक समाज का। सबसे पहले तो भैया सत्यशोधक समाज की बात कर लेते हैं। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी, ये भी हमें पता होना चाहिए। की जो स्थापना है वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। 1872 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए, अगर मैं बात करता हूँ ज्योतिबा फुले की, तो इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था गुलामगिरी। तो गुलामगिरी पुस्तक के जो रचयिता थे वो कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसी प्रकार अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन आपसे अच्छे ही पूछे जाएंगे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में कारगिल विजय दिवस हुआ था, ये कब मनाया गया था? तो ये 26 जुलाई को मनाया गया था। अगर मैं कारगिल विजय दिवस की बात करता हूँ तो ये कारगिल युद्ध के याद में 26 जुलाई को मनाया जाता है। और कारगिल युद्ध में जो है वो बहुत ही सारे भारतीय सेनानियों ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे सैनिक मारे भी गए थे, शहीद हुए थे। सबसे पहले जो परमवीर चक्र मिला था, क्योंकि शौर्य और वीरता का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो परमवीर चक्र होता है। परमवीर चक्र जो सबसे पहले मिला था वो मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। मेजर सोमनाथ शर्मा को सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। ये कांगड़ा के डाडासीबा गांव से संबंध रखते थे। और उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ, डाडासीबा तो नहीं होगा, किस गांव से रखते थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कांगड़ा से ज़रूर रखते हैं ये मुझे श्योर पता है, लेकिन डाडासीबा से रखते हैं कहीं और से रखते हैं तो इसका आंसर आप हमें देंगे। उसी प्रकार मेजर धन सिंह थापा को भी मिल चुका है। मेजर धन सिंह थापा किस जिले से है? ये शिमला से है। कैप्टन विक्रम बत्रा को भी मरणोपरांत परमवीर चक्र मिला है।
और ऐसे कौन से व्यक्ति है हिमाचल प्रदेश के जिनको जीवित रहते हुए मिला है, तो इनका नाम है, ये बिलासपुर के है, कैप्टन राइफलमैन संजय कुमार। ऑपरेशन विजय में इन्होंने जो है हिस्सा लिया था, इनको उसके लिए मिला था क्या, भारत का सबसे बड़ा शौर्य का पुरस्कार परमवीर चक्र। ऑप्शन में यहाँ पे सत्यशोधक समाज दे दिया, सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, लेकिन आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में की गई थी। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है वो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना जो है रनाडे जी और आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। तो आत्माराम पांडुरंग और रनाडे जी के द्वारा प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी, और भैया आर्य समाज की जो स्थापना है वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो आपको मैंने बता ही दिया है कि ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन भी देख ही लेते हैं कि वल्लभ भाई पटेल वाज बॉर्न एट, क्योंकि अंग्रेजी में दिया था तो हिंदी में इसका मतलब है कि वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ पे हुआ था, हर एक चीज़ पता होनी चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये वही व्यक्ति है जिनको भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिनको भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनाया गया था, ये वही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म होता है वो 31 अक्टूबर 1875, याद रखना 31 अक्टूबर 1875 को जन्म होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। देखिए 1875 को इनका जन्म होता है, इनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इनका जो देहांत होता है वो कब होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल का देहांत 15 दिसंबर 1950 को होता है, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था ये तो मैंने आपको बताया नहीं। 31 अक्टूबर 1875 को इनका जन्म होता है नांदेड़ में। ये नांदेड़ याद करना बहुत मुश्किल होता है, नडियाद भी हम इसको नडियाद भी इसको कभी कभार बोला जाता है, नांदेड़ नडियाद दोनों। तो नडियाद में इनका जन्म होता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। और देहांत मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए महात्मा गांधी की अगर मैं बात करता हूँ तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था ये भी क्वेश्चन पेपर में आया है, क्योंकि एलाइड के पेपर में महात्मा गांधी से भी क्वेश्चन रहता है। तो महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को होता था, 1869 को हुआ था महात्मा गांधी का जन्म। और इनकी जो मृत्यु हुई थी ये 30 जनवरी 1948 को हुई थी। और 30 जनवरी को तभी शहीदी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है, उसी प्रकार 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को है तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। हर एक क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि मुझे जो है और ज़्यादा जो है आपसे कुछ सीखने को मिले। तो हर हर महादेव आप ज़रूर लिख सकते हैं। और जो बच्चे बोलते हैं कि बेसिक नॉलेज, इसमें तो एंशियंट हिस्ट्री भी है, एंशियंट हिस्ट्री के कुछ नॉलेज है, कुछ क्वेश्चन है जिसकी आपको नॉलेज होनी बहुत आवश्यक है। अगर आपको नॉलेज नहीं है और वहाँ से क्वेश्चन आ गया बेसिक क्वेश्चन तो आप पेपर में गलत कर सकते हो। इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से करें, पेपर को अच्छे से समझे, पेपर का पैटर्न क्या है आप अच्छे से समझे। मॉडर्न हिस्ट्री आती है, आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, लेकिन दूसरी चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो दूसरी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल, हर हर महादेव।